नमस्कार, वेलकम बैक टू एहंत ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं वो चैप्टर लेके आया हूं जो अब तक का मोस्ट अवेटेड चैप्टर था, क्लास 9 का चैप्टर 2 रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए, जहां तक क्लास 9 कंसर्न है, सबसे मुश्किल चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 4 बहुत इजी पार्ट में बनाया है, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है, जिससे आप बहुत इजीली पढ़ेंगे। तो सीधे चैप्टर पे आ जाते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो मैं उस पर भी वीडियो डाल चुका हूं, देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अब होता क्या है, अगर आप लोगों के फ्रेंड्स का ग्रुप है मान लीजिए, और उसमें से एक कोई दोस्त, आपके ग्रुप में से एक कोई दोस्त 90% लाता है, तो हम सब सोचते हैं कि अगर ये ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता, मैं भी ला सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आती। सेम यही मोटिवेशन पूरे यूरोप में चली जब फ्रांस ने वो रिवॉल्यूशन किया, क्योंकि फ्रांस जो था वो एक यूरोप का पार्ट था। तो बाकी देशों में भी, पूरे यूरोप में ये बात होने लगी कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, तो अगर हम थोड़ी सी एफर्ट्स दें, तो हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज करना है? क्योंकि देखिए, लीडरशिप जो थी वो या तो एरिस्टोक्रेसी की थी या चर्च की थी। हर जगह यही है। जैसे फ्रांस में क्या था, नोबल्स, क्लर्जी, स्टेट्स रूल करते थे, एरिस्टोक्रेसी और चर्च रूल करते थे। वैसे हर जगह पूरे यूरोप में रूल जो था वो इन्हीं का था। तो अब दिमाग में एक बात तो थी कि हम थोड़े से अगर एफर्ट्स दें, तो जैसे फ्रांस ने मेहनत करके अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, वैसे अगर हम थोड़े से एफर्ट्स दें तो हम भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंफ्लिक्ट ये आ रहा था कि चेंज कितना करना है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमें पूरी कंप्लीट चेंज चाहिए, हम इस सोसाइटी से खुशी नहीं, पूरा बदल दो। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, थोड़े चेंजेस करते हैं, बाकी थोड़ी चीजें सही है। और कुछ लोगों का ये मानना था कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, ना कोई चेंज की जरूरत है, ना हमें करने की जरूरत है। इसी बेस पे हमारे क्लासेस डिवाइडेड है। ड्रास्टिक चेंजेस लाए जा सकते हैं कैसे? अगर हम थोड़े एफर्ट दें, जैसे फ्रांस ने दिए, तो फ्रांस के आइडियाज पे चलने को पूरा यूरोप इस समय तैयार है। इंडिया में बात करें तो राजा राम मोहन रॉय इन आइडियाज के बारे में बात करते हैं, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उठाया है। डेमोक्रेटिक राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स वाले आइडियाज के बारे में राजा राम मोहन रॉय इंडिया में बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉप लाइन है, राजा राम मोहन रॉय वाली। ठीक, उसके बाद ये हुआ कि अगर हम सोशल चेंज ला सकते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा सोसाइटी में। तो जो देखिए, इसको पढ़ने के लिए हमने ऐसे पढ़ा है कि अलग अलग फैक्टर्स देखे, फिर देखा उसका सोसाइटी पे इंपैक्ट क्या आया है। उसके बाद इस बुक में क्या किया गया, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट, जिसे हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, आरआर कहते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, उस स्पेसिफिक इंसिडेंट को हमने लिया और उस स्पेसिफिक इंसिडेंट पे हम बात करेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट रहा, क्योंकि एक बहुत सिग्निफिकेंट जो है ये टॉपिक है। तो अब सीधे आ जाते हैं चैप्टर पे। जो ये आपका एज ऑफ सोशल चेंज वाला हेडिंग है, ये खाली एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन टाइप। अब सीधे चैप्टर पे आ जाते हैं। तो चैप्टर में क्या है, 3 तरह के ग्रुप बना दिए हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ये तीनों ग्रुप्स बने हैं अपनी अपनी सोच के हिसाब से। लिबरल्स का मतलब ये वो लोग हैं जो चेंज चाहते हैं, ये काफी चेंज चाहते हैं सोसाइटी में, कंप्लीट चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सोसाइटी ऐसी हो जहां टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स हो। हमें मालूम है चर्च लीडरशिप करता था और बाकी कहीं ना कहीं रिलीजन को मौका नहीं मिलता था। कोई ना, हर देश किसी न किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ बायस्ड था। तो लिबरल्स चाहते थे कि हर रिलीजन के लिए टॉलरेंस हो, हर रिलीजन को इज्जत मिले। दूसरा, ये जो अनकंट्रोल्ड पावर थी डायनेस्टी के पास, किंग्स के पास, जो अनकंट्रोल्ड पावर थी, बहुत ज्यादा पावर एक ही हाथ में थी, इसको ये चाहते थे कि ये ना हो, इसको हम किसी तरह से कंट्रोल कर ले। तीसरा इनका पॉइंट था कि इलेक्शंस होने चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, उस हिसाब से निकल के आना चाहिए कि किसको रूल करना है, किसको नहीं। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपैक्ट ये था कि ये इलेक्शन तो चाहते थे, लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। क्यों नहीं थे डेमोक्रेसी के फेवर में? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब आप मेजोरिटी के हिसाब से कोई काम करें। लेकिन ये वोटिंग राइट मांग रहे थे, लेकिन सिर्फ उनके लिए, उन मेन के लिए जो प्रॉपर्टाइज्ड हो, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, बस उनके लिए वोटिंग राइट। अगर वुमेन है तो वोटिंग राइट की जरूरत नहीं है, और अगर मैन है और प्रॉपर्टी होल्डर नहीं है तो उसके लिए भी वोटिंग राइट की जरूरत नहीं है। इसलिए इनको नॉन डेमोक्रेट्स कहा गया कि ये नॉन डेमोक्रेट्स थे, लेकिन ये सोसाइटी में चेंज डाल चाहते थे। इन्हीं की तरह थे रेडिकल्स, लेकिन डेमोक्रेट्स मतलब ये सबके लिए वोटिंग चाहते थे। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट बने तो, लेकिन इस तरीके से बने कि उसमें मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, मेजॉरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट बने। और ये भी है कि मैनी ऑफ द रेडिकल्स, बहुत सारे रेडिकल्स, यहां तक कि वुमेन वोटिंग के भी फेवर में थे। ये भी चाहते थे कि वुमेन वोटिंग को भी अलाउ किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडिकल्स के लिए। वांटेड कंप्लीट चेंज, इन्हीं की तरह ये भी कंप्लीट चेंज चाहते थे, सोसाइटी में बदलाव चाहते थे। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, लेकिन नहीं थे। खिलाफ थे नहीं थे मतलब क्या?
खिलाफ इसलिए थे क्योंकि ये मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो कुछ हाथों में नहीं होनी चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, सब कुछ सोशल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में भी थे लेकिन खिलाफ भी थे। अब आते हैं तीसरे और मेजर कैटेगरी जो इन दोनों के से डिफरेंट है, वो क्या है? कंजर्वेटिव। कौन सा है? कंजर्वेटिव। नाम से पता चल रहा है, याद रखने के लिए। कंजर्वेटिव मतलब जो कुछ कंजर्व करे। कंजर्व करने का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बचा करके चलते हैं तो उसको कहते हैं कंजर्व करना। तो ये क्या कंजर्व कर रहे हैं? ये अपनी हिस्ट्री को कंजर्व करना चाह रहे हैं, अपने पास्ट को कंजर्व करना चाह रहे हैं। इनका मानना है कि पहले तो ये मानते थे कि कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे पास्ट के हिसाब से। फिर इतना रिवॉल्यूशन वगैरह इन सबको देखते हुए इन्होंने कहा नहीं भाई, रिक्वायरमेंट तो है, चेंज तो अब होना चाहिए, लेकिन चेंज कैसा होना चाहिए? स्लो चेंज होना चाहिए, धीरे धीरे बदलें ताकि चेंज भी आ जाए और हम अपने पास्ट को लेकर भी चल सके। तो ये स्लो चेंज चाहते थे। यही डिफरेंस था लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब इन्हीं तीन ग्रुप्स के बीच में बातें होने लगी, डिस्कशंस होने लगे। इसके बीच मैंने कहा था कुछ कुछ फैक्टर्स पढ़ाए हैं इस चैप्टर में, उसके बाद मेन एक फैक्टर पे बात की गई है। हमें ध्यान ये रखना होगा इस चैप्टर में कंफ्यूजन कहां होती है, जब लोग यूरोप और रशिया को कंफ्यूज करने लग जाते हैं। अभी ये याद रखना होगा कि हम पूरे यूरोप की बात पढ़ रहे हैं, रशिया की बात केवल रशियन रिवॉल्यूशन में है जो इस चैप्टर के आगे अगले हिस्से में है। अभी हम लोग पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं। तो अब यूरोप में हुआ क्या? समय है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या? एक ऐसा टाइम जब इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है। तो इंडस्ट्रीज लग रही है, इसका मतलब वो जॉब देंगी। अगर इंडस्ट्रीज है तो उससे जॉब मिलेगा, इसलिए मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, मतलब आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सब शहर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां जॉब होगी, जहां जॉब होगी वहां फैसिलिटीज होंगी और वहीं पे उनको रहने को, खाने को मिलेगा। तो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन को सिटीज में लेके आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी वजह से है क्या? वर्क आवर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घंटे काम करने पड़ रहे हैं, वेजेस काफी कम है, पुअर वेजेस जिनको कहते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। इसके पीछे का मेजर रीजन है कि उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन का फायदा बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्राइवेट बिजनेसमैन ऐसे उठा रहे हैं कि हमें तो 10 आदमी मिल रहे हैं काम करने के लिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर वेज पे काम करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना तो जाइए कोई दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए वेजेस जो है वो बहुत ज्यादा कम है। अब वेजेस कम है, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके पास रहने के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए सामान कहाँ आएगा? इसलिए हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम है इस समय पूरे यूरोप में। ये एक बहुत इशू है लेबर्स के लिए, ग्राउंड लेवल लोगों के लिए, क्योंकि हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। अब कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तभी वो सोसाइटी डेवलप कर सकती है। तो ये सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लिबरल्स और रेडिकल्स, वही जो कंप्लीट चेंज चाहते हैं। वो इन प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सोसाइटी को डेवलप करा सके, सोसाइटी को चेंज कर सके। होता क्या था? क्योंकि प्रॉपर्टीज कुछ हाथ में रहती थी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे, इसमें से कई सारे ओनर्स लिबरल्स और रेडिकल्स भी थे प्रॉपर्टी के, जो बातें कर रहे थे सोसाइटी में चेंज की, वही लोग कई फैक्ट्रीज के, कई चीजों के ओनर्स भी थे। तो उनका ये मानना था कि वर्कर्स को इस तरह से ट्रीट ना करके अगर हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहां पे वर्कफोर्स हमारी क्या हो, हेल्दी हो जाए, वर्कफोर्स को हम हेल्दी कर दें, एजुकेशन दें, स्किल दें, या उसके बाद हेल्थ कर दें ताकि वो फिट होकर के काम कर सके, और जिनके पास पैसा है, जिनके पास कैपिटल है, वो अपने कैपिटल को क्या कर सके, यूज कर सके। अगर ये दोनों बातें हो जाएं तो डेवलपमेंट आसान हो जाएगा, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने एफर्ट्स लगा देंगे, अगर हेल्दी होंगे तो आसानी से अपने एफर्ट्स लगा सकेंगे, और जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा लगा देंगे, तो सोसाइटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। ये सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कि एक हेल्दी वर्कफोर्स की डेवलपमेंट करनी होगी। अब जो जो लोग इनकी बातों से फेवर में थे, इनकी बातों के फेवर में थे, जाहिर सी बात है वर्कफोर्स जरूर होगी, क्योंकि वो बहुत कुछ यहाँ पे झेल रही है, वेजेस कम है, बहुत सारी पुअर फैसिलिटीज झेल रही है। तो पूरे यूरोप में देखिए, फिर वही बात, रशिया नहीं है, यूरोप की बात हो रही, चैप्टर का नाम रशियन रिवॉल्यूशन है, लेकिन पहले हम यूरोप के बारे में पढ़ करके फिर रशियन रिवॉल्यूशन पे जाते हैं। पूरे यूरोप में रैलीज करने लगे हैं वर्कर्स, जहां जहां लिबरल्स और रेडिकल्स का ग्रुप है, पार्टी है, इनके आसपास जा जाके रैली करने लगे, इनके साथ जा जाके रैली करने लगे हैं अपनी राइट्स के लिए, अपने लिए फैसिलिटीज के लिए। नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू एंड गवर्नमेंट इन यूरोप इन 1815। जिस फॉर्म में गवर्नमेंट थी, जिस तरह की गवर्नमेंट थी 1815 में, 1815 में जिस तरह की गवर्नमेंट थी पूरे यूरोप में, उसको लिबरल्स और रेडिकल्स खत्म करना चाह रहे थे, क्योंकि मोस्टली मोनार्क्स थे और वो चाह रहे थे मोनार्क्स को हटाया जाए और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई जाए, एक ऐसा गवर्नमेंट लाया जाए जहां पे इलेक्शन हो।
तो ये क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट को एंड करना चाह रहे थे जिस तरह की चल रही थी। और इसी के फेवर में जो रिवॉल्यूशनरीज थे, वो चाहे फ्रांस के हो, इटली, जर्मनी, रशिया, ये सारे यूरोप के देश हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, इन सब ने रैलीज की, कई सारे रिवॉल्यूशन किया और धीरे धीरे करके मोनार्क्स को ओवरथ्रो कर दिया। फ्रांस ने मोनार्क को कैसे ओवरथ्रो किया था ये तो हम पढ़ ही चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अब बाकी कंट्रीज भी कैसे कैसे थ्रो करेंगी, रशिया का हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो इन सारी कंट्रीज ने इनको ओवरथ्रो कर दिया था। अब नेशनलिस्ट ये चाहते थे कि इस तरह से नेशन को डिजाइन किया जाए जहां पे इंडिविजुअल राइट्स की भी कीमत हो। इन्हीं चीज की बात की है एक पॉलिटिशियन, इनको आप पॉलिटिशियन कह सकते हैं, नेशनलिस्ट कह सकते हैं या राइटर कह सकते हैं, इटली का, जिनका नाम है गिउसेppe मजीनी। इन्होंने भी इस बारे में बात की है, इस टॉपिक पे बात की है और इनकी जो आर्टिकल्स है, इनकी जो इस बात पे डिबेट्स है, उसको पूरी दुनिया पढ़ी है, पूरी दुनिया ने पढ़ा है, इंक्लूडिंग इंडिया। इनकी बातों की, इनकी आइडियोलॉजी की बात इंडिया में भी हुई है, पूरे यूरोप में भी, मतलब यूरोप और एशिया सब जगह इनकी आइडियोलॉजी की बात हुई है। तो ये वो फैक्टर्स थे जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ साथ सोशल चेंज आए। अब अगला फैक्टर जो जाता है इसकी तरफ, कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, अब तक हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल सोसाइटी की, अब सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करेंगे। सोशलिज्म क्या मतलब, जहां पे सोसाइटी का सब कुछ हो, सोसाइटी की प्रॉपर्टी हो। तो जो सोशलिस्ट थे, मतलब जो सोशलिज्म के फेवर में है उनको सोशलिस्ट बोलते हैं। जो सोशलिस्ट थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और इनका मानना था कि जितनी गलत चीजें हैं ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट है। कैसे, क्योंकि जो प्राइवेट ओनर्स है ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। मान लीजिए इनकी कंपनी है तो इनको किससे मतलब, अपने प्रॉफिट से। अगर ये वेजेस कम देंगे तो इनका प्रॉफिट ज्यादा होगा, वेजेस कम देंगे तो भी इनका प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये खाली अपने प्रॉफिट से मतलब रखते हैं, इसलिए अपने वर्कर्स पे ध्यान नहीं देते। यही मानना था सोशलिस्ट का और इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। ये मानते थे जो प्रॉपर्टी है उसको सोशलाइज कर देना चाहिए। अब इसमें इस टॉपिक के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो फिलोसोफर्स हो सकते हैं, जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस चैप्टर की नजर से। पहला नाम है रॉबर्ट ओवन का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाया, न्यू हार्मनी नाम का एक कोऑपरेटिव बनाया, जहां पे सोशली अपना ये बिजनेस कर रहे थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये होती है जहां पे सब मिल करके काम करते, कोऑपरेटिव एक दूसरे के कोऑपरेशन से। तो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जहां वर्कर्स के साथ कोऑपरेशन में मिल करके ये काम कर रहे थे। अब कई बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलोसफर्स का ये मानना था कि ये तरीका सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंकरेज करना चाहिए, कोऑपरेटिव्स, गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को इंकरेज करना चाहिए, मौका देना चाहिए और जितने कैपिटलिस्ट हैं मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले हैं उनको बाहर कर देना चाहिए। ये बात कही थी लुइस ब्लैंक ने। ठीक, अब इसके साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम जिसको मैंने इसलिए काले से लिख करके हाईलाइट भी कर दिया, एक है कार्ल मार्क्स का, दूसरा फ्रेडरिच का। ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने इस थ्योरी में कुछ एड अपॉन किया जो आगे जाके बहुत रिवॉल्यूशन का नाम लेगा। कैपिटलिस्ट ओन कैपिटल। इनका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट है मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले उनके पास कैपिटल थी, वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और वर्कर्स अपनी मेहनत से उस कैपिटल पे प्रॉफिट बनाते हैं। ये वर्कर्स की मेहनत होती है कि लगे हुए कैपिटल्स को वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनका मानना था कि अगर इसको स्मूथली चलना है तो प्राइवेट कैपिटलिस्ट के साथ साथ जो वर्कर्स है इनको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कैपिटलिस्ट सारा बेनिफिट अपने तक रख ले रहे हैं, प्राइवेट वाले सारा बेनिफिट अपने तक रख ले रहे हैं, इन तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा बल्कि इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उनका मानना था कि अगर आपको एक्सप्लॉइटेशन से बचना है, अगर अपने आप को सेफगार्ड करना है तो आपको एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी, रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जहां पे जो पूरी ओनरशिप है वो किसकी होगी, सोसाइटी की होगी, किसी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी बल्कि जो पूरी ओनरशिप है वो होगी सोसाइटी की। तो ये वो थ्योरीज थी जिसपे आगे जाके पूरा रिवॉल्यूशन होगा। अब इस पार्ट को यहां कट कर दिया है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन की, जिसमें रशियन रिवॉल्यूशन कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद फरवरी और अक्टूबर रिवॉल्यूशन की, और उसके बाद फर्दर कंटिन्यू होगा। तो अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आए या कोई भी एजुकेशनल वीडियो आए तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।